हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन। हम सारे टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार मैं आपको सबको बता दूंगा किसमें कौन से फॉर्मूले यूज होने, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम पूरे रिवीजन का पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालते जा रहे हैं। सॉल्यूशन आपका सॉलिड स्टेट और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स इनका ऑलरेडी डल चुके हैं, और इम्पॉर्टेंट जो भी आपका नेमिंग रिएक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गए, और भी जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी मैं लाके आपको दे दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। दोस्तों, ये आज का लेक्चर बनाने के लिए दोस्तों मैंने सारे पूरे 10 ईयर को अच्छे से रिव्यू करा है, और आपका जो सैम्पल पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व किया था। तो पूरा अच्छे से एक बार देख के तभी आपको लिए इस वीडियो को लाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया है तो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सबके लिए है। तो इसीलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 6 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में आता है, जिसमें आपकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 1 मार्क में एक क्वेश्चन इस तरह आता है, या फिर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाएगा। तो टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में आता है। थियोरटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इससे डिलीट क्या हुआ दोस्तों, आपका जो सेल बैटरी था वो टोटली इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको नहीं पता तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत करना दोस्तों, वो पेपर में आपके नहीं आएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैराडे लॉ। दोस्तों, फैराडेज के 2 लॉ आपके सिलेबस के अंदर है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ है, जो आपको जिसकी स्टेटमेंट आपको याद करनी है दोनों की, क्योंकि इस बार आपका लेवल थोड़ा सा लो रहेगा तो हो सकता है आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। ऐसे ही आपका सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। तो दोस्तों, ये दो इजी एकदम स्टेटमेंट इनकी है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी दोस्तों आते हैं जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैंने जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का एक फॉर्मूला ड्राइव करा जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, काफी हेल्पफुल आपके लिए ये रहने वाला है। पेपर में आपको डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले को लगा के आप कोई भी क्वेश्चन फैराडे लॉ का इजीली कर सकते। W डिनोट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, M डिनोट करता है मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, I करंट, T टाइम, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और F आपका फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500। दोस्तों, एम आपको गिवन मिलता है, या फिर आपको कोई सब्सटेंस कॉपर दिया हुआ है जैसे द कॉपर डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रोड, तो उसका आपको मोलर मास जैसे 63 होता है, सोडियम 123 होता है। तो इस तरह से आपको कईयों के पता होंगे, वरना गिवन भी आपको मिलेंगे। आई और टी आपका करंट टाइम है, और करंट और टाइम की जगह आपको अगर क्यू भी मिलता है, मतलब कि अगर आपको चार्ज भी गिवन है तो भी आप इस फॉर्मूले में लगा के कर सकते हो। एन आपको हाफ सेल रिएक्शन गिवन मिलेगी, उस हाफ सेल रिएक्शन को करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चेक करके यहाँ पे आप करोगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर दोगे, डायरेक्ट आपका कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू, 6 वैल्यू, 6 में से आपको कुछ भी निकाल सकते हो। फेराडेज कांस्टेंट आपको इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, और इसके अलावा कोई भी आप निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ से मेरे को लगता है फेराडेज लॉ से इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक रहता है। सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी और इक्वी मोलर कंडक्टिविटी। इन 5 टॉपिक को अच्छे से करना, इन 5 को अच्छे से करके जाना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपसे सबसे इजी न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं। मतलब इस चैप्टर में, ये चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट और एकदम इजी न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से करके जानो दोस्तों। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान है दोस्तों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, क्योंकि आप इजीली इसको कर सकते हो, बहुत आसान होता है। अब देख लेते हैं आपके, मैं इन तीनों के फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाता हूं आपको।
दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए दोस्तों। और कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करेंगे और जी इज इक्वल्स टू 1/r होता है, 1/रेजिस्टिविटी, एक बार 1/रेजिस्टेंस, या जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए इन डिवाइड बाय आर इन रो इंटू में एल, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब ये देखो, अगर रेजिस्टेंस, एक मिनट इसको हम यहां लिखते हैं, अब G इज इक्वल्स टू ए इंटू में रो इंटू में एल, अब अगर आपका रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस का, तो रेजिस्टिविटी भी तो रेसिप्रोकल होगी कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं के से, और के इज इक्वल्स टू 1/g होता है, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं 1/, अरे सॉरी यहां पे आपका रो आएगा, अगर मैं 1/रो को के पुट कर दूं, यहां पे 1/रो को के पुट कर दूं, के इज इक्वल्स टू ए इंटू में एल, ठीक है। अब मैं इस ए बाय एल को उधर भेज दूं और के की वैल्यू निकाल लूं यहां से, के इज इक्वल्स टू जी इंटू में एल अपॉन में ए, ठीक है। अब आपका ये रिलेशन किसके बीच में आ गई, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू में एल बाय में ए, और इस एल बाय ए की वैल्यू होती है सेल कांस्टेंट, रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन में एरिया को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब उस सेल के जो लेंथ है और उसका एरिया है, उन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो तो उसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं डिनोट, जी स्टार से। तो के इज इक्वल्स टू जी इंटू में जी स्टार, ये आपका फॉर्मूला हो गया कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको लेंथ एरिया दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टेंस बताओ, उसके बाद बोलेंगे कंडक्टिविटी बताओ, फिर बोल देंगे आपको सेल कांस्टेंट बताओ। या फिर अगर आपको इस तरह बोल दें कि सेल कांस्टेंट गिवन है, आपको सेल कांस्टेंट दे रखा हो आपको, और आपको बोल दिया कि कप्पा निकालो, कप्पा, तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस आपको गिवन मिलेगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे, कंडक्टेंस आ गया, कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, आपका सेल कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी जरूरी पूछा जाएगा, और उसके अलावा जो भी आपकी वैल्यू होगी सब्सटीट्यूट करके निकाल लेना। और जी स्टार भी आपका पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स की बात करूं तो 1 मार्क्स में आपका जैसे रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस का उल्टा करा और सेल कांस्टेंट आपको गिवन है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस की भी रिलेशन है दोस्तों सेल कांस्टेंट के साथ। R इज इक्वल्स टू, रो को यहीं रहने दो, एल बाय में ए था जी स्टार, और ए बाय एल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जी स्टार, रो बाय में जी स्टार होता है रेजिस्टेंस का। तो यहां से भी आप, अगर आपको रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट गिवन है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट गिवन है 1 मार्क्स में, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहां से आपका 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको अच्छे से करना। इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, इसी से जुड़ा हुआ है, यही टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्वी मोलर कंडक्टिविटी। क्या, मोलर कंडक्टिविटी और इक्वी मोलर कंडक्टिविटी। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इनके का, कप्पा के आपका कप्पा कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू में 100 डिवाइड बाय मोलैरिटी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय एन कहा जाता है इक्वी मोलर कंडक्टिविटी। इनके डेफिनेशन भी कर लेना, कप्पा इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय एम, और उसमें कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ये दोनों आपको फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कर लेना इनको। इसी से जुड़ा हुआ बता देता हूं, जैसे आपको सेल कांस्टेंट गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, आपने क्या बोल दिया, आपको बोल दिया कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालो,
तो आप के की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करोगे और मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन में मोल्स होता है सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन। तो वहाँ से आप मोलैरिटी निकाल के इसको सोल्व करके आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये यूनिट है, इसकी यूनिट में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट मत करना। रिक्वेस्ट है आपकी, कई स्टूडेंट इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। तो इसको अच्छे से याद रखना, सेंटीमीटर की ही इसकी यूनिट है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और उसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विमोलर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये 1 मार्क्स में ही पूछी जा सकती है डायरेक्ट आपसे। और यहाँ भी अब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको लिखनी होगी। तो ये हो गया दोस्तों कैपम और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विमोलर कंडक्टिविटी। अब आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन। दोस्तों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन मतलब इसमें डायरेक्ट आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या इसको आप समझ भी सकते हो और डायरेक्ट याद कर सकते हो, याद भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन, अगर आप डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डाइल्यूट करते हो तो दोस्तों डाइल्यूजन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दोबारा बोलो, सुनो, कंडक्टेंस बढ़ेगा डाइल्यूजन पे, कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विमोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, पिछली बार भी आया था। अब दोस्तों अगर आप डाइल्यूट कर देते हो सॉल्यूशन को तो दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप मोलर कंडक्टिविटी, अब मतलब क्या करा, जब डाइल्यूट करा तो ग्राफ प्लॉट कर दिया है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, ये किस पे करा हुआ है आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूजन करा हुआ है, डाइल्यूजन नहीं करा, इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूजन पे मोलर कंडक्टिविटी का एक नया नाम आया जिसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूजन पे जाकर कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी करा तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ आया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ आया। और हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूजन पे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये ग्राफ जो आपको कहीं भी जाके मीट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेगा, और मीट नहीं करेगा तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप ग्राफ में प्लॉट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। और ये इक्वेशन है कैपम इज इक्वल्स टू कैपम नॉट माइनस ए इंटू में रूट सी, जहाँ पे आपका कैपम नॉट जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और ये मोलर कंडक्टिविटी है, ए आपका कांस्टेंट और सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको अच्छे से कर लेना। ग्राफ भी आपको कई बार गिवन मिलता है और पूछ लिया जाता है, ये लाइन इन दोनों लाइंस की नेचर बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, तो आप बताओगे स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और किसकी मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो इस ग्राफ से, या फिर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन को निकालने के लिए, उसकी भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो उसको निकालने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको कहते हैं कोलराउज लॉ। क्या कहते हैं, कोलराउज लॉ। कोलराउज लॉ इज यूज्ड फॉर determining the molar conductivity limiting molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। तो दोस्तों ये कोलराउज लॉ आपके पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट लॉ है। इसमें आपका क्या है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे, कंडक्टिविटी दोनों की गिवन होगी, कैटायन और अनायन की, दोनों को एल्जेब्रिक सम करोगे, आपको मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन वीक की मिल जाएगी। कोलराउज लॉ ये कहता है, कोलराउज लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ कैटायन एंड अनायन इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका कोलराउज लॉ है। इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना, इस बार भी आपके सैंपल पेपर में आ रखा है। फर्स्ट आप कोलराउज लॉ से ये निकाल सकते हो। अब जैसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो, आप डीओडी भी निकालने के कैपेबल हो जाते हो, क्योंकि डीओडी का फॉर्मूला होता है कैपम नॉट बाय में कैपम। डीओडी होते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा होता है कैपम नॉट बाय कैपम। कैपम नॉट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कैपम होता है मोलर कंडक्टिविटी। जैसे आप इन दोनों का रेशो करते हो आपको डीओडी मिल जाएगा। और डीओडी पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताओ, और तीसरा आपका पूछा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। डिसोसिएशन आप जैसे डीओडी निकालते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे आपका अल्फा होता है डीओडी और सी होता है कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी की फॉर्म में जो आपको होती है।
तो सी कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी अल्फा होगा आपका डीओडी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, यहाँ से 3 टाइप के लगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कोविल राउस ला के आते हैं दोस्तों। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम नर्नेस्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोस्तों ई सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, जिसमें आपका ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या फॉर्मूला होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें आपका सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज का आपको फंक्शन याद रखना है कि सोल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कौन करता है? आपका सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ये कर लेना। मेन नर्नेस्ट इक्वेशन है जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई नॉट ऑफ सेल को कह सकते हैं ई इलेक्ट्रोड एट राइट माइनस इलेक्ट्रोड ऑफ लेफ्ट। अब ये वर्ड याद रख लेना, लोन, लोन वर्ड याद रख लेना। लोन किसको डिनोट करता है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। एल से लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा ये सब, और नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा किस पे? एनोड पे। ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट में होगा ये। तो उल्टा इसका क्या होगा? लेफ्ट में होगा मतलब राइट में होगा, क्या होगा? रिडक्शन होगा। ए की जगह क्या आ जाएगा? कैथोड, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लोन से आप याद एक वर्ड से आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पता चल जाएगी, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ नेगेटिव चार्ज, कौन सा राइट में, कौन सा लेफ्ट में। तो इसको अच्छे से याद करना। अब नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को। किसको डिस्कस करेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका दूसरा नाम होता है उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और तीसरा नाम होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। क्या नाम होता है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन। कई बच्चों को गिब्स फ्री एनर्जी पता होता है बस, और वो पेपर में अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पूछे जाए तो आप वो करके नहीं आते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं है, या फिर मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन पूछा होता है तो भी वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि ये हमें आता ही नहीं है। तो ऐसा मत करना, ये तीनों वर्ड बिल्कुल सेम होते हैं। अब हम नर्नेस्ट इक्वेशन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, और फिर इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। दोस्तों पहली बात तो नॉन-नेस्ट इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी आपकी नॉन-नेस्ट इक्वेशन आपका ई सेल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? ई सेल। ई नॉट ऑफ सेल तो आप यहां से निकाल लोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन आपको ई सेल निकालने के लिए नॉन-नेस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपकी कंडीशन क्या हो? टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तभी आप नॉन-नेस्ट इक्वेशन का यूज करोगे। और नॉन-नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, में ई सेल का फॉर्मूला होता है, ई सेल किसका? ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू में लॉग ऑफ दोस्तों आपको कोई इक्वेशन दे रखी है ऐसे, जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, तो आपको क्या यहां पे आप लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। ए डिनोट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को। जो भी अगर आपको यहाँ पे ऐसे दे रखा है Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn इंटू Cu प्लस Zn पॉजिटिव, जनरली ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आप Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे।
यहाँ पे Zn की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। तो इस तरह आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखनी होती है। यहाँ पे बी है तो बी की, और यहाँ पे कॉफिशिएंट आएगा यहाँ ए, मतलब जब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने पे जो भी आपका कोफिशिएंट आता है उसको आप पावर में ले जाओगे, पावर में लेके जाओगे, और यहाँ से आपका इस तरह से ये आपका नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला दोस्तों, E of cell is equals to E naught of cell minus of 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ A की पावर A कॉन्सेंट्रेशन है, B कॉन्सेंट्रेशन की पावर A B, और ये आपका इस तरह आपका E सेल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप जब ही लगाओगे जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होगा, ये आपको मेंशन होगा, तब जैसे आपको ऐसा दिखे आप नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे आप E नॉट ऑफ सेल यहाँ से निकाल लोगे, E कैथोड माइनस E एनोड से, ये तो सीधा वैल्यू ही है। एन की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, एन जो आपको इक्वेशन मिलेगी हाफ सेल या फिर फुल सेल रिएक्शन जो मिलेगी आपको, वहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हो रहे होंगे वो लिखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सीधा लिख देते हैं, जैसे आपको इस तरह मिलता है ना Ag से Ag पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो ठीक है हाफ सेल रिएक्शन है, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Ag, तो यहाँ तो सीधा दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आपको फुल सेल रिएक्शन मिलती है ना, जब आपको फुल सेल रिएक्शन मिलती है जैसे कि AlCl3 जब आपको मिलेगा AlCl3, तो Cl2 पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे आपका AlCl3 है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Al, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करोगे ना बाय आयोनिक मेथड, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है, ना कि यहाँ पे आप 2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 6 लिखोगे, या फिर 3 या 2 में से नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो होंगे वो चेक करके n लिखना है। n की वैल्यू निकाल ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये सब कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन मिलेगी। लॉग की जो भी वैल्यू मिलेगी वो भी आपको गिवन मिलेगी, आपको कोई लॉग टेबल को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पेपर में मिलेगी। इतना आसान आपका सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड दोस्तों कंडीशन आती है इसी की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, जिसमें क्या होता है आपका ई सेल की वैल्यू होती है 0, ई सेल की वैल्यू क्या होती है 0, और ई कैथोड इक्वल होता है ई एनोड के, ठीक है। ई सेल हो गया आपका 0, ई सेल 0 होगा तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Kc। आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, उसमें इक्विलिब्रियम Kc का फॉर्मूला होता है, यही होता है, आपका कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट, आज जो आपका आगे आएगा Kc का फॉर्मूला यही होता है। और इक्विलिब्रियम में तो मैं इसको Kc लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो मैंने इसको Kc लिख दिया। दोस्तों ये आपका ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला बन जाता है, जब आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो आप ई नॉट ऑफ सेल यहां से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। दोस्तों गिब्स फ्री एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। या फिर एक फॉर्मूला और होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ Kc, log ऑफ Kc। ये आपका फॉर्मूलेज है दोस्तों सारे। दोस्तों मैं बात करूं आपको क्वेश्चन की, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूंगा पहले। तो ई नॉट ऑफ सेल का यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो Kc की वैल्यू आपका गिवन है,
और एन आपको हाफ सेल रिएक्शन गिवन दे रखी है, तो 1 मार्क्स में आप ई नॉट ऑफ सेल नहीं निकाल सकते। केसी आपको गिवन, केसी जहां भी आपको केसी गिवन है समझ जाना वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। केसी तभी यूज होगा जब इक्विलिब्रियम होगा, एक मतलब जब आपको ई नॉट ऑफ सेल पूछा जाए। लॉग ऑफ केसी, यहां से आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे। अब दोस्तों बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 मार्क्स में क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा ई नॉट ऑफ सेल आपसे पूछा जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी निकालो और लॉग ऑफ केसी निकालो। तो क्या करोगे, पहले स्टेप में आप ई नॉट ऑफ सेल यहां से निकाल लोगे, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल वहां से निकालोगे, सॉरी ई नॉट ऑफ सेल, हाँ ई नॉट ऑफ सेल वहां से निकाला, डेल्टा जी ये रहा, डेल्टा जी में पुट करा, डेल्टा जी आ गया आपका, वहां से निकाल के। उसके बाद आपने डेल्टा जी आपके पास आ जाता है, तो डेल्टा जी लॉग ऑफ केसी निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल है, यहां पर पुट करके आप लॉग ऑफ केसी भी निकाल लोगे। ये उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ई नॉट ऑफ सेल वहां से निकाल लिया है, एन को इसको नीचे, ये ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ केसी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे आते रहते हैं दोस्तों। और अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दी हुई और फिर आपको लॉग ऑफ केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दी हुई तो आपको लॉग ऑफ केसी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलेगी। क्यों, अब आपने ई नॉट ऑफ सेल यहां से निकाल लिया, ई सेल आपने यहां से निकाल लिया, और आपसे डेल्टा जी और लॉग केसी पूछा, डेल्टा जी आप यहां से निकालोगे, डेल्टा जी ये रहा, यहां भी यूज हो रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पुट करी, इक्वेट करा, ये सारा आपका नीचे चले जाएगा, लॉग ऑफ केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एनर्नेस्ट इक्वेशन से आते हैं, काफी इजी न्यूमेरिकल, डायरेक्ट आप इसके आंसर कर सकते हो, सिंपल आपका मैथमेटिक्स इसमें होगा यूज। तो और ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर मतलब मैक्सिमम टाइम आपका ये पूछा जाता है, और इस बार हो सकता है ना भी पूछा गया है क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन में लॉग वगैरह यूज होते हैं। इस बार हो सकता है कॉलराउस लॉ से मेरे को लगता है न्यूमेरिकल है। बाकी तो सारे टॉपिक जो भी मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट है, और पूरे चैप्टर का आपको एक क्विक रिव्यू दोस्तों दे दिया है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए जरूर वो लेक्चर बनाया जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो, बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।